रेजोनेंस वर्ड अगर फ्रेशली किसी से एसोसिएटेड रहता है तो उसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। देखो रेजोनेंस के नाम से बेंजीन की याद तुरंत आ जाती है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बेंजीन क्या होता है। अगर हम बेंजीन को समझ जाए तो हम रेजोनेंस और रेजोनेंस एंथैल्पी दोनों को समझ जाएंगे और ऐसी हर जगह ऐसा पाया जाएगा। समझ में आता है? अब जरा ध्यान से देखो, बेंजीन कहां होता है? तुम जानते हो कि बेंजीन कहां इस्तेमाल होती है? तुम्हारी डेली लाइफ में तुमने बेंजीन को कहां देखा है? बेंजीन कहां इस्तेमाल होती है? जानते हो? नहीं जानते। बेंजीन जितने भी मॉस्किटो लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि ऑल आउट, याद है? जितने भी मॉस्किटो लिक्विड है, तो मच्छर तो खाते होंगे, यहाँ तो मच्छर भी बहुत है, तो ऑल आउट लगाते हो तुम, या जितने भी मॉस्किटो लिक्विड्स लगाते हो, ठीक है, उन सारों में क्या होती है? बेंजीन होती है। बेंजीन एज अ कंपाउंड होता है उसके अंदर। समझ में आ गया? हमने इसका इंपीरिकल फॉर्मूला पता कर लिया था, ठीक है, इंपीरिकल फॉर्मूला इसका पता कर लिया था, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके ये मालूम कर लिया था कि इसमें एक तो C है और एक H है और ये 1:1 में है। समझ में आ गया? इनका रेशो क्या है? 1:1, मतलब जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है। इंपीरिकल फॉर्मूला पता लग गया था उसका। समझ में आया? अब इंपीरिकल फॉर्मूला पता था तो उन्होंने थोड़ा दिमाग लगा कर ये उसका इंपीरिकल फॉर्मूला हुआ, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके हिसाब से दिमाग लगाया तो ये CN होंगे तो H भी कितने होंगे? N। 1:1 में रहेगा। अगर C उसमें N होंगे तो H भी कितने होंगे? N। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके और पता किया तो पता लगा इसका जो मोलर मास है, इसका मोलर मास वो कितना आ रहा था? 78 ग्राम पर मोल, ऐसा आ रहा था, 78 ग्राम पर मोल। जब उनको मोलर मास पता लग गया तो फिर उन्होंने क्या किया? N की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकालेंगे? देखो कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12, हाइड्रोजन का 1। समझ में आता है? और इसलिए यही तो है N, ये N होने चाहिए। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? N या मल्टीप्लाई में यहां नहीं लगा दूं, एक ही बात है, which is equals to कितना होना चाहिए? 78। सबको क्लियर हो गया? ये इंडिविजुअल मोलर मास ले लिया, अगर ये N है, N से मल्टीप्लाई करते किसके बराबर होना चाहिए? 78। तो ये कितना हो गया? 12 प्लस 1 कितना हुआ? 13, which is 78। तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 78/13 कितना हुआ? 6। तो मालूम पड़ गया बेसिकली कि ये जो बेंजीन होता है उसमें N की वैल्यू 6 है, इसका मतलब इसका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा? C6H6। ये मालूम पड़ गया। क्लियर है? अब समस्या ये थी कि इसकी स्ट्रक्चर बनानी थी और सब लोग परेशान। क्यों? क्योंकि कार्बन के वैलेंसी कितनी होती है? टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है और हाइड्रोजन हमारे पास 6 ही है। तो तब सब लोग लगे हुए थे स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तब ये नया नया इन्वेंट हुआ था कि ऐसा कुछ नाम से, बेंजीन नाम से एक नया कंपाउंड इन्वेंट हुआ है जिसमें 6 ही कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है। अब स्ट्रक्चर बनानी थी, सब लोग परेशान थे कैसे बनाए। तो उस टाइम पे एक बंदा था जो पैरालाइज था, जो चल नहीं सकता था, उसने सिर्फ ये थ्योरी को सुना था, वो बेड पर चल नहीं सकता था, तो बेड पर बैठा हुआ था। उसका नाम था केकुले। क्या नाम था? केकुले। कहते हैं वो पैरालाइज था, उसने कुछ पढ़ाई नहीं, वो कुछ लैब नहीं गया किसी तरह से भी। इसके बारे में जब उसने सुना तो बैठे बैठे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। ऐसा कहते हैं कि वो सोया हुआ तो उसे सपना आया, ऐसे कहते हैं, सपना आया तो उसे एक सांप दिखा और सांप कुंडली मार के बैठा हुआ था। तो उसने कुंडली मारा हुआ सांप जो उसको नजर आया, उसने उसे तुरंत खड़ा हुआ, क्वेश्चन उसके सामने था, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना था, तो उसने कुंडली के जैसे स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर कैसे बनाया जरा उसको देखो। उसने कहा, जरा ध्यान से उसको देखना, उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाई मैं यहां बना के दिखा देता हूं। इस तरफ दिखाई दे रहा है क्या इसके अंदर? तो जरा ध्यान से देखो। उसने कहा कि टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन कुंडली कैसे बनती है? रिंग के जैसे, रिंग के जैसे जो होता है, कुंडली मार के कोई सांप बैठता है तो रिंग के जैसे, तो रिंग के जैसे 6 कार्बन बैठे हुए हैं। कैसे? ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन, रिंग के जैसे बैठ गए। अब इनमें हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। ये एक हाइड्रोजन, इसके पास भी 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 हाइड्रोजन, सबके पास है। और फिर भी इसमें टेट्रा वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, तो उसने क्या किया? उसने बोला कि एक एक कार्बन को छोड़ के हर एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड है। लगाओ दिमाग। अब इसके तो 3 ही बॉन्ड पूरे हो गए ना, 1 2 और 3, चौथा बाकी है ना, तो उसने कहा यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के 4-4 बॉन्ड पूरे हो गए।
चेक करो, तो उसने यहां छोड़ दिया, बोले कि ये डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन और ये कार्बन के 4-4 बॉन्ड पूरे हो गए। फिर उसने कहा कि ये डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन और ये कार्बन के 4-4 बॉन्ड पूरे हो गए। समझ में आता है सबको? क्लियर हो गया? इस तरह से उसने एक स्ट्रक्चर दे दी और काफी फेमस हो गया वो। इसको केकुले स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, केकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के नाम से जाना जाता है। ये स्ट्रक्चर उसने सिर्फ बैठ के दी थी, कोई लैब में नहीं गया, वो सिर्फ ऐसा सोचा और उसने स्ट्रक्चर दे दी। जब स्ट्रक्चर दी तो बहुत फेमस हो गया, लेकिन जब जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आगे निकलते गए तो क्या चीज सामने आई जरा देखो, उसमें आगे सोचो। साइंटिस्ट लोगों को ये समझ में आया कि ये स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बना के दिया उसने, सब चीज सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों ने ये इसके बारे में बात की तो उन्होंने और दिमाग लगाया उसके ऊपर। क्या? सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड और एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन टू कार्बन सिंगल जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो क्या होती है? डबल बॉन्ड की लेंथ से ज्यादा होती है। समझ में आ गया? अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ L1 मान ली और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ L2 मान ली, लेंथ समझते हो बॉन्ड की, तो ये बिल्कुल तय है कि सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो होती है वो डबल बॉन्ड की लेंथ से ज्यादा होती है। समझ में आ गया? ये उनको पता था कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ से ज्यादा होती है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता लगा कि सारे कार्बन इक्वी डिस्टेंस पर थे। समझ में आ गया? हिसाब से क्या होना चाहिए था? ये इस और इस कार्बन के बीच में लेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी, और ये डबल बॉन्ड है तो ये लेंथ कम होनी चाहिए थी। बात समझ में आ गया? लेकिन एक्सपेरिमेंट किए तो पता लगा कि इनमें जो लेंथ है इस कार्बन और इस कार्बन में और इस कार्बन और इस कार्बन में लेंथ बराबर है। इसका मतलब कहीं लोचा है, कहीं ना कहीं केमिकल लोचा है। बात समझ में आ गई? तो पहली तो प्रॉब्लम उनको ये समझ में आई कि ऐसा है कि इनमें जो लेंथ होती है इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी प्रॉब्लम और समझ में आई, एक खास बात और देखो, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। यहां तो दो बॉन्ड है ना, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तोड़ने में, यहां कम, तो हिसाब से इस बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी और इस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी। लेकिन हुआ क्या? एक्सपेरिमेंटली पता लगा कि जितनी एनर्जी इसको तोड़ने में देनी पड़ रही है उतनी एनर्जी इसको तोड़ने में देनी पड़ रही है। तो ये दूसरा केमिकल लोचा उसकी स्ट्रक्चर के अंदर। बात समझ में आई जो बोल रहा हूं? इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में ये अभी कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है। केकुले स्ट्रक्चर से फेमस हो गया, लेकिन ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है बेंजीन की। तो फिर क्या है? बस यहीं से रेजोनेंस का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? रेजोनेंस। रेजोनेंस के हिसाब से ये जो पाई बॉन्ड है, इसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, ये सब क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड, उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आ गया? और जो दूसरा बॉन्ड मैंने बनाया है येलो कलर का, वो कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जगह स्थिर नहीं रहते, वो क्या होते हैं? रोटेट करते रहते हैं। पहले वो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां थे, थोड़ी देर में कहां गए? यहां। ये यहां से यहां आ गए, तो ये कहां से यहां चले गए, ये कहां चला गया? यहां से यहां। तो ये रिंग में घूमते रहते हैं। रेजोनेंस इसी का नाम है। मतलब क्या निकला? उन्होंने कहा कि अगर ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, जरा ध्यान से समझना, तो ये जो ये बेंजीन के सिंगल सिंगल बॉन्ड तो सब बना दिए मैंने, इसी को लाइन डायग्राम बोलते हैं बेंजीन का। सिंगल बॉन्ड सारे बन गए। जो पाई बॉन्ड है वो इस रिंग में चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसा शिफ्ट होते रहते हैं, इसलिए गोला दिखाते हैं हम लोग, एक बीच में ग्राउंड दिखाते हैं। समझ में आ गया? जो अंदर पाई, ये क्या है? ये शिफ्टिंग हो रही है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है? रोटेशन हो रही है रिंग के अंदर, वो एक जगह टिकते ही नहीं है। समझ में आ गया? और उनका क्या है? इक्वल यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है इलेक्ट्रॉन्स का। कभी वो यहां रहते, कभी यहां रहते, कभी यहां रहते, ऐसे घूमते रहते। बात समझ में आ गई? तो ऐसा ये किस वजह से हुआ? दो प्रॉब्लम आ रही थी, उनको दूर कर दिया इससे, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉन्स था इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी रिंग के अंदर, ये सिर्फ यहां एसोसिएटेड नहीं है। समझ में आ गए? समझ में आ गया? क्या क्लियर हुआ? ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है सिर्फ यहां डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। टोटल पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, 2 यहां, 2 यहां, 4, 2 यहां, 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन इस रिंग में घूमते ही रहते हैं। बात समझ में आ गया? इसी वजह से वो दोनों प्रॉब्लम जो दूर हो गई, समस्या दूर हो गई, केकुले की स्ट्रक्चर। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा इस हिसाब से केकुले की दो स्ट्रक्चर बनती हैं। कौन सी? एक बार तो आप इसको यूं दिखाओ कि पाई बॉन्ड यहां है, फिर यहां है और यहां है, तो दूसरी बार कहां दिखाओ? थोड़ी देर में ये ऐसा हो जाता है, यहां से कहां चला गया? यहां, यहां और यहां। समझ में आता है?
इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। और रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, कल कोई पूछ ले तो रेजोनेंस का मतलब बड़ा सिंपल है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन रेजोनेंस कहलाता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरी रिंग में घूमते ही रहते हैं, इसी फिनोमेना को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। और खास बात बेंजीन का ये स्ट्रक्चर या ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, ये दोनों स्ट्रक्चर इतनी स्टेबल नहीं है जितनी ये स्ट्रक्चर स्टेबल है। समझ में आ गया? स्टेबिलिटी के मामले में ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल है। खास बात जब हम इनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो एनर्जी लूज करते हैं। कैसे? देखो ये चोक, ये भी इनस्टेबल कंडीशन में, मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या है, रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी कहां है? ग्रेविटेशन फोर्स उसको नीचे लेके जाएगा। तो क्या करेगा ये, जब ये नीचे जा रहा होगा एनर्जी लूज कर रहा होगा, जब ये जमीन पर टिक जाएगा उस टाइम पे क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आता है? हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, उसके लिए वो क्या करती है, एनर्जी को बाहर रिलीज करती है। क्लियर हो गया सबको? बात समझ में आ गई? तो मतलब क्या निकला, जरा ध्यान से चेक करो। इसका मतलब ये जो रिंग थी केकुले की, वो क्या थी, स्टेबल नहीं थी। जब ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी तो स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है इसकी, ये वाली। क्लियर हो गया? तो जब ये इनस्टेबल कंडीशन से स्टेबल कंडीशन की तरफ जाती है, उस टाइम पे जो ये एनर्जी बाहर फेंकती है या जो एंथैल्पी बाहर फेंकती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एंथैल्पी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? बड़ा सिंपल वे से समझा दिया मैंने। यानी कि अब जो इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर की तरफ जब तुम मूव करोगे तो ये एंथैल्पी एनर्जी बाहर फेंकेगी, मतलब इनस्टेबल स्टेट से वो स्टेबल स्टेट की तरफ जा रहा है। जब स्टेबिलिटी की, अगर तुम्हें स्टेबल होना है तो तुम्हें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। बात समझ में आ गया? तो जब ये इनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट की तरफ जाता है, उस टाइम पे जो ये एंथैल्पी खर्च होती है उसको रेजोनेंस एंथैल्पी बोलते हैं। सबको समझ में आ गया? और क्योंकि खर्च हो रही है तो ये कैसे होगी, माइनस में। बात सबको समझ में आ गई? क्लियर हो गया? दोबारा सुन लो, इनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में जाते हो तो उस टाइम पे आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अब मैं उल्टा पूछ लूं, जब स्टेबल स्टेट पे से आप इनस्टेबल स्टेट की तरफ जाना चाहते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उसको। समझ में आता है? ये चौक अगर नीचे पड़ा है, आप उसको उठाना चाहते हो तो तुम्हें एनर्जी लगा के उठाना पड़ेगा उसको। समझ में आ गया? अब ये स्टेबल स्टेट में है, अगर ये स्टेबल स्टेट से आपको इस स्टेट में उसको लेके आना है तो रेजोनेंस एनर्जी के बराबर एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तब ये यहां से यहां आएगा। क्लियर हो गया? इसी को रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। फिट बैठ गया दिमाग में जो बताया मैंने, कॉन्सेप्ट क्लियर है? रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब होता है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? और ये कहां कहां पाया जाता है, ये धीरे धीरे आ गया। ये तो सिंपल मैंने कॉन्सेप्ट बताया रेजोनेंस का। रेजोनेंस बहुत जगह पाया जाता है, अलग अलग कंडीशन होती है उसकी, वो आप धीरे धीरे आगे वाली क्लासेस में, फर्दर क्लासेस में सीखोगे। समझ में आता है? लेकिन उसका एक आइडिया तो समझ में आया, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया? और दूसरा, व्हाट इज रेजोनेंस एंथैल्पी? ये जो स्ट्रक्चर बेंजीन की दिख रही है, मतलब वो अनस्टेबल स्टेट से जब वो अपनी स्टेबल स्टेट में जाएगा, यानी कि अपनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। समझ में आता है? जब वो अपनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में चला जाएगा, उस टाइम पे जो एनर्जी बाहर फेंकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। सबको क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्या फंडा है इसका? तो फाइनली इसका डेफिनेशन क्या क्या हुआ, बेसिक डेफिनेशन रेजोनेंस का लिख लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस? रेजोनेंस का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो बेस हमने किया उसके हिसाब से रेजोनेंस का मतलब हुआ, लिख लो, द इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स like in benzene ring, the equi distribution of pi electrons like in benzene ring is called resonance। सबको समझ में आ गया? अब हम देखते हैं कि रेजोनेंस एंथैल्पी क्या होता है, तो लिखो रेजोनेंस एंथैल्पी। रेजोनेंस एंथैल्पी, द हीट और एनर्जी लिबरेटेड, द हीट और एनर्जी लिबरेटेड, द हीट और एनर्जी लिबरेटेड when a structure like benzene is going from its unstable state to stable state, is going from its unstable state to stable state। समझ में आता है? अनस्टेबल स्टेट कौन सी है, ये केकुले स्ट्रक्चर। स्टेबल स्टेट कौन सी है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो वहां बनी है उसको हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? जब ये अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट की तरफ जाता है तो उस टाइम पे जो ये एनर्जी रिलीज करता है
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। समझ में आ गया?